morning, students. From today, we are going to start our next topic, that is the mechanism of breathing. Okay. सो एक्चुअल में ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म क्या होता है हमारी बॉडी में, ब्रीदिंग में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. When you take a breath, the muscles attached to your ribs contract and pull it upward and outward. जब हम ब्रीद इन करते हैं, जैसे ही हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो जो मसल्स हमारे रिब्स से अटैच्ड होते हैं. अब रिब्स का मतलब क्या, बेसिकली ये जो हड्डियों का ढांचा होता है, दिस पार्ट आपको पता है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रिब्स. ओके. सो जो मसल्स हमारे रिब्स से कनेक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ने लग जाते हैं, और जब वो सिकुड़ते हैं तो वो उसको अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ पुल करते हैं, बाहर की तरफ पुल करते हैं. एट द बॉटम ऑफ योर चेस्ट अनदर मसल कॉल्ड द डायाफ्राम ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट. और हमारे चेस्ट के बॉटम में एक और पार्ट होता है डायाफ्राम, एज वी कैन सी हियर. दिस पार्ट इज़ कॉल्ड डायाफ्राम. और जैसे ही हम ब्रीदिंग करते हैं तो ये वाला पार्ट भी क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, मतलब सिकुड़ने लगता है. जिससे क्या होता है, ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल्स डाउन द बॉटम ऑफ योर चेस्ट. और ये भी हमारी बॉटम जो हमारे चेस्ट है उसको पुल डाउन करता है. बोथ दीज एक्शंस मेक द चेस्ट एक्सपांड. और इन दोनों के कारण हमारा चेस्ट जो है वो एक्सपांड हो जाता है, मतलब हमारी छाती जो है वो एक्सपांड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है. सडनली देयर इज़ मोर स्पेस इन इट. और जिसके कारण उसमें ज़्यादा स्पेस बन जाती है. दिस कॉजेज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू हैपन. और इसके कारण एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है. क्या होता है बेसिकली इसके कारण, दैट वी आर लुकिंग हियर. द एयर प्रेशर इन योर लंग्स गोज़ डाउन. हमारी बॉडी में जो एयर प्रेशर होता है, हमारे लंग्स में जो एयर प्रेशर होता है वो नीचे चला जाता है, मतलब उसकी जो प्रेशर है वो कम हो जाता है. As a matter of fact, the pressure in your lung instantly become lower than the pressure of air around. और हमारे lungs में जो प्रेशर है वो हमारे आउटसाइड के प्रेशर के कंपैरिजन में कम होता चला जाता है. This difference in pressure forces the air to rush into your lungs. और ये जो प्रेशर का ये जो डिफरेंस होता है, इसके कारण जो एयर है वो हमारे लंग्स में जाने के लिए उस पर एक प्रेशर अप्लाई होता है. सो योर चेस्ट मस्ट एक्सपांड बिफोर यू ब्रीद इन. और इसके कारण जब हम ब्रीद इन करते हैं उसके पहले हमारा जो चेस्ट है वो एक्सपांड हो जाता है, क्योंकि उस पर एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है. एंड इन रिवर्स, इसी के जस्ट अपोजिट, जब हम ब्रीद आउट करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो हमारा चेस्ट जो है वो रिलैक्स हो जाता है. जब ब्रीद इन किया तो चेस्ट एक्सपांड, और जब ब्रीद आउट किया तो हमारा चेस्ट अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है और रिलैक्स हो जाता है. द स्पेस इन योर चेस्ट बिकम स्मॉलर. जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हमारे चेस्ट में जो स्पेस है वो कम हो जाती है. द एयर प्रेशर बिकम ग्रेटर इनसाइड देन आउटसाइड. और उस केस में हमारे अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बाहर का प्रेशर, जिसके कारण एयर जो है वो हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है. इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है. As a result, air rushes out of your lungs as it would out of squeezed balloon. और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, जैसे कि एक बलून में से एयर बाहर निकलती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में से भी एयर बाहर निकलती है, और हमारा चेस्ट जो है वो रिलैक्स हो जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है. राइट. तो जैसे ब्रीद इन के समय अगर हम बलून में हवा फुलाएंगे तो बलून एक्सपांड हो जाता है, वैसे ही ब्रीद इन के समय हमारा चेस्ट भी एक्सपांड हो जाता है. और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो जैसे बलून में से एयर निकलने पर बलून अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, वैसे ही हमारे चेस्ट भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं. तो कुछ इस तरीके से ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म हमारी बॉडी में कैरी आउट होता है, फंक्शन करता है. राइट. अब इन सब में ब्लड का क्या रोल होता है, हमने पढ़ा था कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करके और एनर्जी को रिलीज़ करता है. राइट.
सो ब्लड का क्या रोल होता है इस प्रोसेस में, दिस थिंग वी आर डिस्कसिंग हियर. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स द ब्लड इज़ रेड इन कलर. आपको पता है हमारे ब्लड में आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड का कलर जो है वो रेड दिखता है. ब्लड में दो टाइप के कॉर्पस्कल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स. ओके, सो बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है वो सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट आरबीसीज के कारण हमारी ब्लड का जो कलर है वो हमको रेड दिखता है. द रेड ब्लड सेल्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. आपने सुना होगा हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन. सो हमारे आरबीसीज में बेसिकली एक तरह का पिगमेंट होता है, एक तरह का लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, विच गिव्स रेड कलर टू द ब्लड, जिसके कारण हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड रहता है. हीमोग्लोबिन कैरीज ब्लड मॉलिक्यूल्स एज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन. जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन नाम से एक मॉलिक्यूल हम उसको बोल सकते हैं. सो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं. दिस सब्सटेंस एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी कैरियर. और ये जो सब्सटेंस है वो एक रेस्पिरेटरी कैरियर की तरह बिहेव करता है, मतलब ऑक्सीजन को ऑब्वियसली कैरी करने का काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको बोला रेस्पिरेटरी कैरियर. ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टू द सेल एज द ब्लड पासेस थ्रू द टिश्यू. अब जो ऑक्सीजन है वो ऑब्वियसली सेल के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है. जब ब्लड हमारे टिश्यूज़ से अलग अलग बॉडी ऑर्गन से पास होता है तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे ऑर्गन्स के सेल्स में डिफ्यूज़ हो जाता है. एट द सेम टाइम द ब्लड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज़ एंड कैरीज इट टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट. और उसी समय जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर लेता है. आपको पता है सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है, तो सेल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो सेल्स भी ऑक्सीजन को ब्रीदिंग करके और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी ब्लड ही कैरी करके हमारे हार्ट तक लाता है, और जहाँ पर हार्ट उसकी उस इम्प्योर ब्लड की पंपिंग कर देता है. राइट. सो बेसिकली जो ब्लड है वो क्या काम कर रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम कर रहा है. बिकॉज आपको पता है हमारे पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं, तो हमारी पूरी बॉडी में जब ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं तो ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो इजीली हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है. सो यही वर्क होता है ब्रीदिंग रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ब्लड का, कि ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम करता है. राइट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. हमने पढ़ा ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन होता है, वैसे ही प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है respiration. So like all the other living organisms, plant also respire for their survival. जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स को रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, वैसे ही प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए. स्पेसिफिक ब्रीदिंग ऑर्गन इन प्लांट्स आर एब्सेंट. अब जैसे ह्यूमन बींग्स में या दूसरे एनिमल्स में तो स्पेशल ऑर्गन्स रहते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जैसे हमारी नोज़ हो गई, लंग्स हो गए, तो ये सब क्या हैं, रेस्पिरेशन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन. लेकिन प्लांट में तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन होता नहीं है ब्रीदिंग के लिए. सो द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है वो डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू कैरी आउट होता है. ओके. So diffusion is the process by which food molecules, oxygen, water and other material enter and leave the cell through the opening in the cell membrane. तो diffusion एक ऐसी process होती है जिसके द्वारा food molecules, oxygen, water और जो दूसरे मटेरियल हैं वो हमारे सेल में एंटर करते हैं और सेल को लीव करते हैं थ्रू द ओपनिंग इन द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में जो ओपनिंग होती है उसके थ्रू जो वो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन एंड आउट इस तरीके से डिफ्यूज़ होते हैं. तो जब कोई सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर बाहर इस तरीके से होता है तो उसको बोला जाता है डिफ्यूजन की प्रोसेस. डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन द रूट्स
स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है? रूट्स में, स्टेम में और प्लांट की लीव्स में। सो ये कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट के जहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस कैरी आउट होती है। अब रूट्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है वो समझते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट टेक द ऑक्सीजन नीडेड फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आपको पता है सॉइल में एयर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, तो जो रूट्स होती हैं जो सॉइल के अंदर होती हैं, रूट्स क्या करती हैं? सॉइल को सॉइल में जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। नाउ ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द रूट हेयर एंड रीचेस ऑल द सेल्स ऑफ द रूट्स ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। और यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो रूट हेयर्स आप देख सकते हैं इस फिगर में, इस तरह का ये जो होता है इसको बोला जाता है रूट हेयर्स। सो ऑक्सीजन है वो इन रूट हेयर्स से होते हुए रूट्स में चली जाती है और फिर वो रूट्स के थ्रू प्लांट के बाकी पार्ट्स में चली जाती है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द रूट्स मूव आउट थ्रू द सेम रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और प्लांट से रूट से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो इन्हीं रूट हेयर्स के थ्रू बाहर निकल जाती है, राइट। जो रूट है वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। केवल लीव्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके ऑक्सीजन को एक्सहेल करती है। ओके। रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। अब स्टेम्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है वो समझते हैं। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द स्टेम्स of herbaceous plant takes place through stomata by the process of diffusion. So basically जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में वो स्टेम्स में किस तरीके से होता है। स्टेम्स का मतलब तना। आपको पता है स्टोमाटाज होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं प्लांट में जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, राइट। सो जो छोटे छोटे छेद होते हैं प्लांट्स में जिनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है उनको बोला जाता है स्टोमाटा। सो प्लांट्स में उन स्टोमाटा के थ्रू ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैरी आउट होती है। बट स्टोमाटा आर एब्सेंट इन हार्ड एंड वुडी स्टेम। तो जो हर्बेशियस जो 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 थोड़ी सी थिन स्टेम्स होती हैं, ग्रीन स्टेम्स होती है, उनमें तो स्टोमाटा प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन कुछ ट्रीज़ की स्टेम हार्ड होती है और वुडी होती है, उनमें स्टोमाटा प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो दीज स्टेम्स हैव टेंटिकल्स इन देयर बार्क फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो इन ट्रीज़ में स्टोमाटा नहीं होते हैं, बट इनमें क्या होते हैं? टेंटिकल्स। तो ये टेंटिकल्स के थ्रू जो गैसेस है उसका एक्सचेंज होता है इन ट्रीज़ में। ओके। सो द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस इनटू द स्टेम्स ऑफ द वुडी प्लांट्स थ्रू द टेंटिकल्स। एयर से ऑक्सीजन स्टेम में जाती है इन्हीं टेंटिकल्स के थ्रू, राइट। सो जो ऑक्सीजन है वो इन्हीं टेंटिकल्स के थ्रू बाहर से ट्री के अंदर जाती है एंड रीच आउट ऑल द इनर सेल्स ऑफ द स्टेम फॉर रेस्पिरेशन। और ये जितने भी सेल्स होते हैं स्टेम में उन तक पहुंचती है इन्हीं टेंटिकल्स के थ्रू, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस इस तरीके से स्टेम्स में कैरी आउट होती है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द stem during respiration diffuses out into the air again through the stomata। और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के बाद वो इन्हीं स्टोमाटा के थ्रू और टेंटिकल्स के थ्रू बाहर हो जाती है स्टेम से। तो हमने देखा रूट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो रूट हेयर्स के कारण होता है, स्टेम्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके कारण होता है? आइदर बाय द स्टोमाटा और बाय द टेंटिकल्स, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं कि लीव्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। सो आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस की है ये चीज़ कि लीव्स में रेस्पिरेशन के लिए स्टोमाटाज होते हैं। स्टोमाटा जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनको बोलते हैं स्टोमाटा। सो स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ के लोअर पोर्शन में, निचले हिस्से में स्टोमाटास प्रेजेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं।
सम प्लांट्स हैव स्टोमाटा ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द देयर लीव्स। कुछ प्लांट्स में टॉप सरफेस पर भी स्टोमाटा होते हैं। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन द लीव्स टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो इन्हीं स्टोमाटा के थ्रू होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस से। डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है ये हमने अभी डिस्कस किया। वाटर मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल्स या फूड पार्टिकल्स का किसी सेल के अंदर जाना या बाहर निकलना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन की प्रोसेस। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द लीव्स इनटू द एयर थ्रू द स्टोमाटा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के थ्रू वो बाहर निकल जाती है लीव से इन्हीं स्टोमाटा के थ्रू। ठीक है। सो रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं, स्टेम में स्टोमाटा और लेंटिकल्स होते हैं, और लीव्स में बेसिकली क्या होते हैं? स्टोमाटा होते हैं। अगर हम स्टोमाटा का स्ट्रक्चर देखें, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा। अगर हम स्टोमाटा को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो स्टोमाटा कुछ इस तरह का दिखता है। सो बेसिकली इस तरीके से प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। सो एनिमल्स वेरी फ्रॉम टाइनी सिंगल सेल्ड अमीबा टू ह्यूज ब्लू व्हेल। आपको पता है एनिमल्स बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज़ के। अगर हम एनिमल की बात करें तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर होता है, अमीबा, जिसको जो केवल एक ही सेल से बना होता है। या अगर हम बात करें तो बड़े बड़े एनिमल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्लू व्हेल जो बहुत बड़ी होती है, द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। डिफरेंट एनिमल्स रेस्पायर थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। हर अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग तरीका होता है रेस्पिरेशन का। सबकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं फॉर टू कैरी आउट द रेस्पिरेशन। पहला तरीका है रेस्पिरेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। हम आपको पता है जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको बोला जाता है सेल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, और सेल के आउटर मोस्ट में, सेल के बाहरी सरफेस पर सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके। सो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन और जनरल बॉडी सरफेस। तो कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इनमें एक ही सेल होता है। ओके। सो ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। किसके थ्रू? इन्हीं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सो सेल मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन अंदर आ जाती है और सेल मेम्ब्रेन से ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाती है, और इस तरह का रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। और ये किस में होता है? अमीबा और पैरामीशियम जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें। अब रेस्पिरेशन थ्रू मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। Multicellular organisms such as earthworm, frog and leeches exchange oxygen and carbon dioxide through their moist skin. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में उनकी स्किन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। जैसे कि फ्रॉग में, फ्रॉग प्राइमरीली यूज लंग फॉर द रेस्पिरेशन ऑन लैंड। फ्रॉग जब लैंड पर रहता है, आपको पता है फ्रॉग लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, राइट। तो फ्रॉग जब लैंड में रहता है तब वो अपने लंग्स का यूज़ करता है रेस्पिरेशन के लिए, बट ऑक्सीजन ऑल्सो डिफ्यूजेस थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन एंड एंटर्स द ब्लड वेसल। और जो ऑक्सीजन है वो उनकी मॉइस्ट स्किन से भी उनकी बॉडी में जा सकती है, राइट। सो प्राइमरीली वो लंग्स का यूज़ करते हैं और अदरवाइज़ वो अपनी मॉइस्ट स्किन का भी यूज़ करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसफ़र के लिए। ओके। नाउ रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स।
गिल्स आपको पता है जो एम्फीबियन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं उनमें लंग्स नहीं होते हैं, उनमें एक अलग ऑर्गन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज गिल्स। तो जो फिश होती हैं वो जनरली गिल्स से रेस्पिरेशन करती हैं। ओके, नॉट ऑल द ऑर्गेनिजम्स बट ओनली द फिश होती है वो गिल्स से रेस्पिरेशन करती है। बाकी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें लंग्स होते हैं। In fishes and other animals like prawn, lobster, etc., respiration takes place under water. Obviously जो फिश है वो वाटर में ही रहती है, तो फिशेस में रेस्पिरेशन जो है, फिश हो गए, प्रॉन हो गए, लॉबस्टर, ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं। इनमें रेस्पिरेशन किनके थ्रू होता है? वाटर के अंडर होता है। पहली बात तो दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, इनमें एक अलग ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए जिसको बोला जाता है गिल्स। थ्रू गिल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, और गिल्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज जो है वो होता है, मतलब गैसेस जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं। द गिल्स आर फेड विथ ब्लड फ्रॉम द हार्ट, जो गिल्स हैं आर फेड विथ ब्लड फ्रॉम द हार्ट। इन द गिल्स ऑक्सीजन पासिस फ्रॉम द वाटर इनटू द ब्लड, और गिल्स में जो ऑक्सीजन है वो पास होती है फ्रॉम द वाटर इनटू द ब्लड, वाटर से ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो पास होती है इन्हीं गिल्स के थ्रू। ओके, सो हियर इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स यू कैन सी द ऑर्गन्स ऑफ द fish that are responsible for the breathing process. Okay, now respiration through the air holes or spiracles. Air holes और spiracles के थ्रू रेस्पिरेशन कुछ एनिमल्स में होता है। एयर होल्स कॉल्ड स्पायरिकल्स आर प्रेजेंट इन द इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेस। सो अगर हम कुछ इंसेक्ट्स की बात करें जैसे कि ग्रास हॉपर हो गया या कॉकरोचेस हो गए, उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? होल्स के थ्रू, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पायरिकल्स। एयर एंटर्स द इंसेक्ट बॉडी थ्रू द स्पायरिकल एंड डिफ्यूजेस इन द बॉडी टिश्यू। एयर इन्हीं होल के थ्रू अंदर आती है उन इंसेक्ट की बॉडी में, और इन्हीं होल्स के थ्रू डिफ्यूजन की प्रोसेस से बाहर भी चली जाती है, रीचिंग एवरी बॉडी सेल्स। और उनकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू उनके सारे बॉडी सेल्स में ये जो एयर है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल गोज इनटू ट्राइकियल ट्यूब फ्रॉम वेयर इट एस्केप थ्रू द स्पायरिकल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इनकी बॉडी रिलीज़ करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं स्पायरिकल्स के थ्रू उनकी बॉडी से जो है वो बाहर हो जाता है। They just emit out the carbon dioxide from their body through these small holes or spiracles. Okay, so in this way students we have seen the respiration key process that takes place in the plants, animals, human beings, all the living organisms। किस तरीके से किन किन living organism में respiration की process होती है, that all we have discussed here. Okay, so our chapter is completed. In our next class we will discuss the next chapter. Okay, thank you.